जिंदगी एक हादसा है और कैसा हादसा, मौत से भी खत्म जिसका सिलसिला होता नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। पिछले एक साल से किसान आंदोलन की गहमा गहमी दिल्ली की सीमाओं से शुरू होकर पूरे देश में छाई हुई थी। वैसे तो किसान हर मौसम में नए बीज बोते हैं, नई फसल तैयार करते हैं और हर बार फसलों के साथ उगी खरपतवार को उखाड़ते हैं ताकि फसल को कोई नुकसान न हो। लेकिन इस किसान आंदोलन के जरिए किसानों ने लोकतंत्र की एक नई फसल तैयार की और पूरे साल भर तक किसान इस फसल को बचाने के लिए अन्याय, दमन, शोषण और मनमाने फैसलों की खरपतवार को उखाड़ते रहे। लोकतंत्र की फसल को बचाने के लिए कम से कम 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी दे दी। साल भर से ज्यादा की मेहनत के बाद आखिरकार किसानों को उसका फल मिलना शुरू हुआ है। लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह तभी सफल माना जाएगा जब सरकार न केवल किसानों की मांगे माने बल्कि उनका सम्मान करना भी सीखे। फिलहाल कुछ दक्षिणपंथी लोग जिस तरह किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ नजर आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जय जवान जय किसान वाले नारे पर भाजपा को यकीन ही नहीं है। किसानों की हालत तो साल भर तक सरकार अनदेखा करती रही और दूसरी तरफ जवानों की याद भी सरकार को राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाने के लिए ही आती है। पिछले चुनाव में देश ने देखा है कि कैसे भाजपा ने पुलवामा के मुद्दे को भुनाया और इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले फिर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे भाजपा के एजेंडे में सबसे ऊपर शामिल हो गए हैं। यह दुखद संयोग है कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नहीं रहे। इस हादसे पर सभी को दुख है, लेकिन कुछ अंधभक्त इसमें भी भाजपा के लिए चुनावी फायदा तलाशने में लग गए हैं। भाजपा का सत्ता के लिए यह लालच देखकर लगता है कि अच्छा है कि किसानों ने अपना आंदोलन केवल स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। अगर खत्म कर देते तो भाजपा को फिर खुला खेल खेलने की छूट मिल जाती। और इन सब में सबसे आगे दिखाई देते हैं पीएम मोदी, जो पूरे साल भर चुनावी मोड में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या है मोदी जी का इरादा। क्या देश के पीएम के लिए सारे बुनियादी मुद्दों से जरूरी है चुनाव, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण पंथियों के निशाने पर क्यों हैं राकेश टिकैत जैसे कई किसान नेता, और क्यों चुनाव से पहले फिर सिर उठा रही है धार्मिक कट्टरता। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि भाजपा को आखिर प्रचार से इतना प्यार क्यों है और इस प्रचार प्रेमी सरकार को राहुल गांधी ने किस तरह घेरा है। राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार को घेरते हैं। राहुल ने एक बार फिर चोटीला ट्वीट किया है, बीजेपी का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपाओ। दरअसल राहुल गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की पैरोडी बनाते हुए ये ट्वीट किया, क्योंकि बीजेपी के इस अभियान पर खुलासा हुआ है कि इस अभियान के लिए जारी फंड में से बीजेपी सरकार ने बहुत सा पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर दिया और काम पर कम खर्च हुआ है। ये खुलासा बीजेपी सांसद की रिपोर्ट से ही हुआ है। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हीना विजय कुमार गावित की अध्यक्षता वाली समिति ने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर 5वीं रिपोर्ट लोकसभा में पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए जारी लगभग 80% धनराशि का उपयोग विज्ञापन के लिए किया गया है, जबकि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाकर महिला सशक्तिकरण करना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014-15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत के बाद से 2019-20 तक इस योजना के लिए कुल 848 करोड़ रुपए मंजूर हुए। 2020-21 में कोरोना काल को छोड़कर इस दौरान राज्यों को 622 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि जारी की गई, लेकिन केवल 25.13 धन यानी 156 करोड़ 46 लाख रुपए राज्यों द्वारा खर्च किए गए हैं। यानी काम कम हुआ और पैसा अधिक खर्च हो गया। तो मोदी सरकार के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि बातें बड़ी बड़ी करो, लेकिन भले धरातल पर काम हो ना हो। आप याद कीजिए कि किसानों को लेकर भी 2014 से लेकर अब तक कितनी बातें सरकार ने की हैं। कभी कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, कभी किसानों को सम्मान निधि देने की घोषणा की, कभी किसानों के नाम पर टीवी चैनल खोल दिया और कभी उनकी भलाई का दावा करते हुए चुपके से कृषि कानून बना दिया। लेकिन यह जानने की कोशिश कभी नहीं की कि देश के किसान किस हाल में हैं। उनके लिए जो नीतियां सरकार बना रही है उससे क्या वाकई किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, या रही सही आमदनी भी पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। किसानों के लिए अलग चैनल खोलने वाली सरकार ने यह नहीं देखा कि कर्ज और आर्थिक तंगी के बोझ तले किसानों के पास सिर उठाने की फुर्सत भी नहीं है।
किसानों के सम्मान के नाम पर कुछ रुपए उनके खाते में डालने वाली मोदी सरकार ने यह नहीं देखा कि उसके शासन में किसानों के लिए किस तरह के अपशब्द बोले जा रहे हैं, कैसे उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार की नाक के नीचे किसानों से बदसलूकी होती रही और यह सिलसिला अब भी जारी है। 8 दिसंबर को एक हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए जब किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां मौजूद चंद लोगों ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। टिकैत जैसे ही दिखे, राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। वहां मौजूद एक शख्स ने कहा, राकेश टिकैत देश का दुश्मन है, देश को बहुत पीछे ले गया है, इसलिए नारे लगाए जा रहे हैं। एक अन्य शख्स ने कहा, गलत है जी, ऐसे आदमी को ऐसी महान विभूति के दर्शन के लिए नहीं आना चाहिए। किसी ने टिकैत को डकैत करार दिया। इस तरह का विरोध अब देश के लिए नई बात नहीं रह गई है। 2014 यानी जब से केंद्र में बीजेपी की हुकूमत आई है, तब से हर उस शख्स को जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे देश विरोधी बताने का अभियान सोशल मीडिया पर छेड़ दिया जाता है। यही अब भी किया जा रहा है। राकेश टिकैत के खिलाफ ट्विटर पर भी अनाप शनाप बातें हो रही हैं। ऐसा ही सिलसिला शाहीन बाग के वक्त भी शुरू हुआ था। तब भी आंदोलनकारियों को देशद्रोही बताने की कोशिशें की गई थीं। आप याद कीजिए कि किसान आंदोलन जब मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया था तो किसानों को खालिस्तानी कहा गया। उन पर विदेशों से पैसा लेकर देश को कमजोर करने के आरोप खुद बीजेपी के बड़े नेताओं ने खुलकर लगाए थे। उस वक्त भी राकेश टिकैत को देशद्रोही और गद्दार बताया गया था। वो एसी में सोते दिखे तो उन पर तंज कसे गए थे। अब इसी नफरती विचारधारा से ग्रसित लोग जनरल बिपिन रावत की विदाई के संवेदनशील मौके पर राकेश टिकैत के खिलाफ जहर उगल बैठे। सामने भले ही नारे राकेश टिकैत के विरोध में लग रहे थे, लेकिन इसके पीछे मानसिकता तानाशाही प्रवृत्ति वाली थी, जिसे किसी भी किस्म की लोकतांत्रिक आवाज पसंद नहीं आती। तो दक्षिण पंथियों का तरीका यही है कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोले उसे देशद्रोही बताना शुरू कर दो। इस खतरनाक तरकीब के शिकार देश के बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन किसानों ने भी देश को और सरकार को दिखला दिया है कि जब जनता अपना दम दिखाती है तो इस तरह के नफरती तंत्र चलाने वालों को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। सरकार को यह भनक लग गई थी कि अब उसने अपनी अकड़ जारी रखी तो चुनावों में नुकसान हो सकता है। इसीलिए कृषि कानून वापस लेने से लेकर कई मांगे पूरी करने का आश्वासन सरकार ने दे दिया है। हालांकि किसान अब भी संभल कर ही आगे बढ़ रहे हैं। साल भर से चल रहा किसान आंदोलन 9 दिसंबर को स्थगित करने का फैसला किसानों ने लिया और 11 तारीख से किसानों की घर वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। किसान अपनी जीत पर तो खुश हैं ही, सरकार उनसे भी ज्यादा खुश है। शायद सरकार को ये भनक लग गई थी कि अगर ये आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के चुनावों में भाजपा को भारी धक्का लग सकता है। और अगर उत्तर भारत के इन प्रांतीय चुनावों में भाजपा मात खा जाए तो सबको पता है कि दिल्ली में उसकी कुर्सी भी हिल सकती है। सरकार ने किसानों की अधिकतर मांगों पर सहमति दे दी है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा काफी पेचीदा है। वैसे इस पर सरकार ने कमेटी बना दी है जिसमें किसानों का भी समुचित प्रतिनिधित्व रहेगा, लेकिन इसमें बड़े और छोटे किसान सभी को फायदा हो ये देखना होगा। अभी तो सरकार बढ़ी हुई कीमतों पर गेहूं और चावल खरीदने का वादा कर रही है, लेकिन लाखों टन अनाज सरकारी भंडारों में सड़ता रहता है और जनता के अरबों रुपए हर साल बर्बाद होते हैं। अनाज और धन की इस बर्बादी को तभी रोका जा सकता है जब सरकार किसानों के साथ सीधे संवाद का कोई रास्ता निकाले। ये संवाद खुले माहौल में साफ नीयत के साथ होना चाहिए, जिसमें चुनाव में जीत से स्वार्थ न छिपे हों। वैसे आंदोलन स्थगित करते हुए किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार ने उनकी सभी मांगे मान ली हैं और वो हर महीने इनकी समीक्षा करते रहेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चरहुनी ने कहा था, अगर सरकार अपने वादों से इधर उधर होगी तो किसान फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। यानी मोदी सरकार को अभी पूरी राहत नहीं मिली है। चुनावों के बाद अगर सरकार ने फिर से मनमानी शुरू की तो किसान भी दिल्ली की सीमाओं पर आने को मजबूर हो जाएंगे, ये तय मानिए। अभी किसानों के तंबू उखड़ रहे हैं, लेकिन इरादे पहले की तरह ही मजबूत हैं। वैसे भी राकेश टिकैत ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि उनकी चुनाव तक रणनीति क्या होगी, किसान पंचायतों में वो जनता को किस तरह का संदेश देंगे। वैसे मोदी जी अब जो लचीलापन दिखा रहे हैं वही काम साल भर पहले अगर कर लिया होता तो 700 लोग अकाल मौत का शिकार नहीं होते और आज अपने खेतों में काम करते हुए देश के अन्न का भंडार बढ़ा रहे होते। सरकार ने अपनी अकड़ में बेकसूरों की जान जाते देखी है। सत्ता की यही अकड़ अब कट्टरपंथियों को भी खूब बढ़ावा दे रही है। इसका एक उदाहरण
मध्य प्रदेश में सामने आया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में जब से मोदी सरकार का राज आया है तब से अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों के हमले बढ़ गए हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के गंज बसोदा के सेंट जोसेफ स्कूल में हिंदू दक्षिणपंथी उग्रवादी समूह बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने स्कूल का घेराव कर पथराव शुरू कर दिया, जिससे खिड़की पर लगे कांच टूट गए। हमलावरों ने स्कूल परिसर में खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। नारेबाजी के साथ ये पत्थरबाजी करीब 2 घंटे तक चलती रही। जब स्कूल पर पत्थरबाजी हो रही थी उस समय अंदर 12वीं कक्षा के छात्र बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल प्रशासन ने सामने की कक्षाओं में परीक्षा दे रहे बच्चों को पीछे के कमरों में बैठाया। हमलावरों का आरोप है कि स्कूल में गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ब्रदर एंथोनी ने हमलावरों के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि 31 अक्टूबर को बच्चों के धर्मांतरण की बात कही जा रही है, जबकि उस दिन तो रविवार था। साथ ही शिकायत में दर्ज नामों में से कोई भी छात्र हमारे स्कूल का नहीं है। इस हमले की भनक ब्रदर एंथोनी को पहले ही लग गई थी, ऐसी खबरें हैं, और इसीलिए उन्होंने स्थानीय पुलिस और राज्य प्रशासन को सूचना देते हुए सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन पुलिस हमला होने के बाद पहुंची, जिससे यह शक होता है कि यह सारा घटनाक्रम सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। वैसे भी भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस की आंखों में मुस्लिम, ईसाई और वामपंथी हमेशा से खटकते रहे हैं। इसीलिए बीजेपी सत्ता में रहे तो इन 3 समूहों के दमन का सिलसिला शुरू हो ही जाता है। 2014 के बाद से मुसलमानों पर सत्ता समर्थित हमले आम हो चुके हैं। वामपंथियों को अलग अलग मामलों में फंसाकर लगातार जेल में ठूंसा जा रहा है। अब ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा की घटना से पहले राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित चर्च के सामने हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों ने धर्मांतरण कराने के आरोप में प्रदर्शन किया था। 6 दिसंबर को यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ईसाइयों पर जिन 3 राज्यों में सबसे अधिक हमले हुए हैं उनमें से 2 राज्य में भाजपा की सरकार है, जबकि एक राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वैसे मिशनरी स्कूलों पर धर्मांतरण के आरोप लगाने वाले कट्टरपंथी भाजपा के उन नेताओं का प्रोफाइल चेक कर लें जिन्होंने खुद मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की है। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में पढ़ाई की है। अरुण जेटली की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट जेवियर्स स्कूल में हुई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट जेवियर्स में हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पढ़ाई दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सीलियम स्कूल में हुई है। इनमें से तो किसी के धर्म पर खतरा नहीं आया, तो फिर अब धर्म बदलने का डर क्यों दिखलाया जा रहा है? तो कमाल की बात यह है कि ईसाइयों पर यह हमले उस वक्त हो रहे हैं जब पिछले महीने ही नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम से पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात करके और उन्हें भारत आने का निमंत्रण देकर के लौटे हैं। भारतीय संविधान का लिहाज तो इन हमलावरों ने नहीं किया, कम से कम प्रधानमंत्री के न्योते की खातिर ही इस तरह की शर्मनाक हरकत नहीं करते तो अच्छा रहता। वैसे शर्म तो किसी को तभी आती है जब उसे यह एहसास हो कि उसने कुछ गलत किया है। सत्ता के संरक्षण में उछलते इन हमलावरों को यही लगता है कि धर्म के नाम पर हिंसा और उत्पात मचाने का इन्हें हक मिल गया है। इसीलिए पिछले 7 सालों में किसी को ऐसी हरकत पर शर्मिंदा होते नहीं देखा गया, जैसे न्यू इंडिया की हकीकत पर मोदी सरकार को शर्मिंदा होते नहीं देखा गया। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार की हकीकत वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 से सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि भारत में सबसे संपन्न 1% लोग देश की 22% आमदनी कमाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुल आबादी के आधे लोग मात्र 13% आमदनी कमाते हैं। भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिसमें सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता है। सरकार की निजीकरण की नीति के कारण अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीबों के पास जीने की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। इस असमानता पर आवाज उठानी ही चाहिए। खैर, शायर अहमद मुश्ताक ने ठीक ही फरमाया है कि मौत खामोशी है, चुप रहने से चुप लग जाएगी। मौत खामोशी है, चुप रहने से चुप लग जाएगी। जिंदगी आवाज है, बातें करो बातें करो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।